नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। पिछले कुछ वीडियोस में हमने आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने की कोशिश की थी, उसको समझने की कोशिश की थी। इसी क्रम में आज हम जो टॉपिक है राजा राजमोहन राय, उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हम ये समझेंगे कि राजा राजमोहन राय को आधुनिक भारत के इतिहास में क्या स्थान है, उनको हम क्यों स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानना क्यों आवश्यक है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का काम ये वीडियो करने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजा राजमोहन राय, राम मोहन राय, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय जो थे वो इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे। मतलब भारतीय समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए जाने जाते हैं। अब पहले इनकी बात करते हैं। अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है तो उसके बारे में, उसके जन्म स्थान के बारे में जानना आवश्यक होता है, किस स्थान विशेष से आता है वो बारे में जानना आवश्यक होता है। तो इनका जो जन्म हुआ है वो राधानगर, जो कि हुगली ज़िले में है, जो कि आज के पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है, लेकिन उस समय ये बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। इनका जो जन्म हुआ है वो 1772 में हुआ है, मई में हुआ है, ये जानकारी मिलती है। और इनका जो जन्म है वो बंगाली हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ है। और ये जो जाने जाते हैं, ये अपने सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के पिता या जनक कहे जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी समाज में रीति और धर्म से, हिंदू धर्म से संबंधित जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं आज के डेट में, वो कहीं न कहीं राजा राम मोहन राय की परिकल्पना के आधार पर ही समझ में आती हैं, समाज में दिखाई देती हैं। इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने कई धार्मिक और कई समाज सुधार वाले काम किए हैं। ठीक है, सामाजिक और जो धार्मिक कुरीतियाँ थी उनको समाप्त करने की कोशिश की है। जैसे इसमें से एक प्रमुख है सती प्रथा का एबोलिशन किया गया। ठीक है, सती प्रथा का एबोलिशन, सती प्रथा क्या होती है वो भी आप समझिए कि यदि कोई भी पति किसी भी प्रकार से अगर मर जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी को जीने का अधिकार नहीं है, उसको उसी जो चिता है उसी अग्नि के साथ उसको मरना होता था। ये थी सती प्रथा। ठीक है, आपने खूब सुना होगा। तो ये जो सती प्रथा है उसको एबॉलिश करने का काम किया गया। कहने का मतलब कि यदि, अब यही चीज़ तो लागू होनी चाहिए पति के ऊपर भी ना, कि अगर पत्नी मर जाती है तो पति भी को भी मर जाना चाहिए, लेकिन ये दोनों तरफ नहीं था। ये कहीं ना कहीं महिला शोषण को दर्शाता है हमारे भारतीय समाज की कुरीतियों के लिए। तो ये इन पर चोट किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, इनको कई भाषाओं का भी ज्ञान था, जैसे संस्कृत का ज्ञान था, इसी तरीके से पर्शियन भाषा का ज्ञान था, हिंदी भाषा का ज्ञान था, बंगाली भाषा का ज्ञान था, इंग्लिश भाषा का और अरेबिक भाषा का। ये इतनी भाषाएं जानते थे। कहने का मतलब संक्षिप्त में बोलना चाहें तो ये पढ़े लिखे आदमी थे। इसके बाद बात करते हैं, इन्होंने हिंदू धर्म में जितनी भी कुरीतियाँ थी उसके खिलाफ समाज से लड़ने की कोशिश की और उनको समझाने की कोशिश की, कन्विंस करने की कोशिश की कि कुछ कुरीतियाँ हैं जो कि हमारे भारतीय समाज, हिंदू समाज से हट जानी चाहिए या फिर वो नहीं रहनी चाहिए। अब बात करते हैं, इनका मानना था कि भारतीयों को भी पाश्चात्य शिक्षा लेनी चाहिए। ये इस बात के कट्टर समर्थक थे। समर्थन के पीछे का उद्देश्य क्या था, आखिर क्यों ऐसा वो कहते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा भारतीय समाज भी जिस तरीके से अंग्रेज टेक्निकल हुए हैं, साइंटिफिक ढंग से काम करते हैं, बंदूक की खोज की, उनके पास व्हीकल थे, उन्होंने ट्रेन की खोज की, कई तरह की मशीनें थी जिसमें कि आप सूती वस्त्र उद्योग के लिए जितनी मशीनें थी और अलग अलग कारखाने बनाए गए थे। तो इन सभी बातों के जानकारी को प्राप्त करने के लिए उनका मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा जो है वो हमारे भारतीयों को भी दी जानी चाहिए, और वो इनका भरपूर समर्थन करते थे। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अभी मैं इसका उद्देश्य भी बताऊंगा कि ब्रह्म समाज को स्थापित करने के पीछे का उद्देश्य क्या था, लेकिन कई बार आपसे एग्जामिनेशन में केवल यही पूछता है कि ब्रह्म समाज, छोटे एग्जामिनेशन में, कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं इनके थोड़ा सा कि जीवन शैली के बारे में, कि इन्होंने कैसे अपना कैरियर शुरू किया। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के तौर पर शुरुआत में काम की थी। ठीक है, और अब इनके मृत्यु के बारे में समझते हैं कि इनका मृत्यु कैसे हुआ। अभी इनके पूरे योगदान को हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इनका मृत्यु 1833 में हुआ, ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, तो इंग्लैंड गए थे वो आपका एम्बेसडर बन करके। अभी मैं इस अकबर शाह द्वितीय के द्वारा, मतलब मुगल के एम्बेसडर बन करके इंग्लैंड गए थे और वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से। तो आप समझते हैं कि भारतीय समाज में इनका योगदान क्या रहा है, उन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जिन बातों का अपोज किया, जिसका सख्त विरोध किया, आवाज़ उठाई, उसमें से सती प्रथा था, बहुविवाह था। कहने का मतलब कि एक आदमी एक से अधिक पत्नी रख सकता था, ये बहुविवाह पे भी रोक लगाया उन्होंने। बाल विवाह के कट्टर दुश्मन थे, बाल विवाह को सही नहीं मानते थे। जाति प्रथा को वो अच्छा नहीं मानते थे, ठीक नहीं मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो हमारे भारतीय समाज में
टूट का कारण है, फूट का कारण है, ये कहीं ना कहीं जाति प्रथा भी है। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने कुछ बातों का सपोर्ट भी किया, जैसे विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने सपोर्ट किया। अब ये बात लिंक होती है, सती प्रथा का विरोध किया तभी तो विधवा पुनर्विवाह का ये सपोर्ट करेंगे। ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल कॉम्बिनेशन बना करके आप समझ सकते हो। थोड़ी सी बात और करते हैं, जैसे मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन, इसके ये सख्त योगदान में थे। कहने का मतलब इनका मानना था कि हमारे भारतीय समाज के लोगों को भी, भारतीय समाज के छात्रों को भी मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच का एजुकेशन लेना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने सामाजिक क्षमता पे बहुत काम किया, ये बात हमको समझनी चाहिए। थोड़ी सी बात करते हैं उनके नेशनल और इंटरनेशनल मूवमेंट में योगदान के लिए। तो इन्होंने हर वेद, मतलब जितने भी हमारे 4 वेद पाए जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी वेदों का तथा 5 उपनिषद का बंगाली में अनुवाद किया। ठीक है, क्योंकि वो बंगाली जानते थे, मैंने बताया कि संस्कृत, बंगाली, ठीक है, अवधी, तो ये कई चीज़ें जानते थे, वो हिंदी जानते थे। तो इन्होंने बंगाली में अनुवाद किया, मतलब वेदों का और 5 उपनिषदों का। इसी तरीके से इन्होंने एक न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर चलाया समाज सुधार और रिफॉर्म लाने के लिए, उसका नाम था संवाद कौमुदी। ठीक है, अब 1828 में क्या हुआ कि ब्रह्म समाज जो है, उन्होंने पहले जिसका नाम ब्रह्म सभा था उसकी स्थापना की। कहने का मतलब कि जब ब्रह्म समाज को बनाया गया था तो उस समय ब्रह्म समाज का नाम ब्रह्म समाज न होकर के ब्रह्म सभा था, लेकिन बाद में इसको ब्रह्म सभा से हटा करके ब्रह्म समाज बना दिया गया। ठीक है, और वही आज पॉपुलर तौर पे जाना गया। और इन्होंने एक अन्य सभा की स्थापना की थी जिसका नाम था आत्मीय सभा। ठीक है, अब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था वर्शिप ऑफ एटर्नल गॉड, इंटरनल नहीं, एटर्नल गॉड। कहने का मतलब कि हम भगवान की तो पूजा करेंगे, लेकिन एक ऐसे भगवान की पूजा करेंगे जो कि सब में बसता हो, या फिर आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हो कि ये एक ईश्वरवाद के समर्थक थे। इनका मानना था कि पूरी दुनिया को चलाने वाला केवल एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है। तो इसलिए इन्होंने एटर्नल गॉड के वर्शिप पर जोर दिया। ठीक है, क्योंकि अब अलग अलग देवी देवताओं का अगर बात मानोगे, कोई वैष्णव है, कोई शैव है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। ठीक है, इनका मानना भी ठीक था। अब उन्होंने कहा कि फर्स्ट जो उन्होंने इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म किया है मॉडर्न इंडिया के लिए, तो वो इन्हीं के द्वारा किया गया। जैसे चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे ब्रह्म समाज की स्थापना करना हो, सती प्रथा को एबॉलिश कराना हो, ये सारी चीज़ें इन्होंने शुरुआत की थी। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि राजा राम मोहन राय को हम भारतीय समाज बड़े आदर के साथ आधुनिक भारत के जनक के तौर पे जानते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि अपने प्रयासों के द्वारा जो छोटे मोटे विद्रोह हुआ करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, उसको राष्ट्रीय रूप देने का काम किया। ठीक है, उनकी अप्रोच जो थी वो नेशनलिस्ट थी, मतलब राष्ट्रवाद से भरपूर थी। तो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है राष्ट्रीय आंदोलनों को। ठीक है, अगली बात है कि ब्रह्म समाज जो है वो यूनिटी ऑफ यूनियन है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज को उन्होंने यूनिटी ऑफ यूनियन बनाने की कोशिश की, मतलब संघ को संगठित करने का काम ब्रह्म समाज के द्वारा किया। मतलब उससे इंडिया भर से लोग आते थे, वहाँ पर जुड़ते थे और मीटिंग्स होती थी, तो इससे क्या होता था कि एक यूनिटी दिखाई देती थी। इस तरह का कोई भी ऐसा सभा या समाज इंडिया में इससे पहले कभी न था, इतना प्रचलित न था। अब महिलाओं के पोजीशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ योगदान किया। कहने का मतलब जैसे सती प्रथा ही देख लीजिए, और महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, पर्दा प्रथा हो गया, ये सारी चीज़ों पर उन्होंने चोट किया। जितनी भी कुरीतियाँ हो सकती हैं, विशेषकर हिंदू सभा में, हिंदू समाज में, उस पर उन्होंने चोट करने की कोशिश की। अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं तो 1829 की बात है जब इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करवाया था। किसके द्वारा? देखिए, कोई भी, जैसे आज के डेट में अगर मान लीजिए कोई भी बिल पास करना हो, जैसे 3 तलाक का बिल पास करना हुआ, तो वो कहाँ होता है? संसद में होता है। ठीक उस तरीके से उस समय क्या होता था? गवर्नर जनरल होता था। अगर गवर्नर जनरल ने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, मतलब अगर कहीं सती प्रथा हुआ और जो लोग शामिल हैं उनको जेल हो जाएगी, तो अपने आप एक लॉ एंड ऑर्डर का डर पैदा हो जाएगा। तो इसको करने के लिए उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कन्विंस किया, जो कि उसमें लॉर्ड वेंटिक थे। लॉर्ड वेंटिक जो थे उसमें के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, 1829 की मैं बात कर रहा हूँ, और उन्हीं के द्वारा सती प्रथा को एबॉलिश करा दिया, मतलब ख़त्म करा दिया। ठीक है, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। जब कोई संविधान के आधार पर नहीं होगा, कोई भी नियम के आधार पर नहीं होगा, तो सज़ा होगी, तो लोग उससे डरने लगे। आगे समझते हैं कि ये एक ट्रू ह्यूमनिस्ट एंड डेमोक्रेट थे, मतलब कि इनमें मानवतावाद की झलक दिखाई देती है, और इनमें एक सामाजिक जो डेमोक्रेटिक हो सकता है उसकी एक झलक स्पष्ट दिखाई देती है। इन्होंने आवाज़ भी उठाई, स्पोक्स अगेन द अनजस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स के गलत पॉलिसीज़ का इन्होंने भरपूर विरोध किया है। ठीक है, और इन्होंने भारतीय समाज में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का भी भरपूर काम किया। अब लास्ट में एक पॉइंट है जिसको आप समझिएगा
ये मैंने बताया कि ये शुरुआत इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के द्वारा की थी, लेकिन बाद में ये अपने जीवन के अंतिम समय में जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना की। और मुगल राजा अकबर शाह जो द्वितीय था, जो कि बहादुर शाह के पिता थे, बहादुर शाह को आप जानते होंगे कि 1857 की क्रांति में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो अकबर शाह द्वितीय जो कि मुगल राजा था, उसके एम्बेसडर बन करके वो इंग्लैंड गए थे, ठीक है। वहीं पर वो बीमार हुए और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं कि राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय को ये जो राजा लगा हुआ है उसकी उपाधि किसने दी, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाता है कि इनको मुगलों ने दी या फिर इनको अंग्रेजों ने स्वयं दिया था, कैसे हुआ। तो ये जो राजा की उपाधि थी वो मुगल राजा अकबर शाह द्वितीय ने ही दी थी, ठीक है। इस तरीके से हमने राजा राम मोहन राय के बारे में लगभग सभी बातें डिस्कस करने की कोशिश की, जो कि हमारे आधुनिक भारत के जनक के तौर पे जाने जाते हैं। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।